मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट चैनल्स। हम इसमें देखेंगे ये चैनल्स हैं क्या और कितने टाइप्स के हैं और ये क्यों बनते हैं। सही है। चैनल्स क्या होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाई है, अब वो कंज्यूमर्स के पास कैसे जाएगी। तो ये जो बीच में है ना कैरियर, जो कि मतलब कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक लेके जाता है प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं चैनल। सही है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या होती है चैनल्स की। चैनल पता चल गया, मतलब एक कैरियर है जो कि प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर लेके जाएगा। अब चैनल क्या है, एक ब्रिज है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, और यू कैन से द गैप बिटवीन द बायर एंड द सेलर। सही है। इसके बाद क्या है इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ब्रिंग बायर एंड द सेलर टुगेदर, मतलब बायर और सेलर को टुगेदर करता है। सही है। एक कैरियर है ना, एक लिंकेज है। उसके बाद मेक सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर एट अ कन्वीनियंट टाइम, मतलब क्या करेगा, प्रोड्यूसर से लेके जो कंज्यूमर है ना वहाँ तक प्रोडक्ट को लेके जाएगा। कैरियर है तो यही काम करेगा। उसके बाद प्रोड्यूसर कांट डील डायरेक्टली विद द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर जिसने प्रोड्यूस किए प्रोडक्ट वो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील नहीं करता। एक थर्ड पार्टी होती है जिसे हम लोग कहते हैं चैनल, जो कि इन्हें कैरी करती है। उसके बाद है मोर प्रोटेबल सेल, मतलब प्रॉफिटेबल सेल, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होता है इससे। इससे क्या होता है, आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह का है ना इतना खर्चा वगैरह नहीं करना पड़ता। अवेयरनेस क्रिएशन, मतलब आपने जो क्रिएट किया उसकी अवेयरनेस आएगी। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट चैनल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट जो आपने मतलब कि प्रोडक्ट बनाई है ना वो डायरेक्ट जो कंज्यूमर है ना उसके डोर पे जाके देते हैं, तो उसे डेमोस्ट्रेट करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक अवेयरनेस क्रिएट करती है। उसके बाद है प्रोड्यूसर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर एक्टिविटीज़, प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोड्यूस करने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा। उसे ये नहीं होगा कि मैं इसे ट्रांसपोर्ट कैसे करूँगा, कैसे कैरी होगी है क्या, ये सब चैनल देखेगा। सही है। अब क्या आ जाते हैं इसमें इम्पोर्टेंस और भी है कि ना इस चैनल्स क्या है, इज द ब्रिज बिटवीन कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड देयर बाय ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब वो जो ट्रांसपोर्टेशन करनी है एक जगह से दूसरी जगह, जो चीज़ें लेनी है उस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ता, और उसकी जो कॉस्ट है उस पर भी इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ता अगर चैनल्स हैं तो। उसके बाद गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर एंड द कॉम्पिटिटर, मतलब कस्टमर है ना उसकी भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और जो कॉम्पिटिटर है मतलब वही प्रोडक्ट जो दूसरे कंपनीज बना रही हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। डेवलप एंड सर्कुलेट परस्यूट कम्युनिकेशन टू इनकरेज कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, एक अच्छी कम्युनिकेशन है ना वो डेवलप करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है या मतलब कि अच्छे रिव्यूज़ देना चाहता है तो वो डायरेक्टली मतलब कि चैनल्स को बताएगा, चैनल्स के थ्रू पता चल जाता है किसी को, प्रोड्यूसर को। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ द चैनल्स। चार तरह के टाइप्स हैं। एक तो डायरेक्ट चैनल, जिसमें क्या होगा, डायरेक्ट जो कंज्यूमर है ना उसके डोर पे, उसके घर पे आप उस प्रोडक्ट को मतलब भेज देते हो। सही। फिर वो अच्छे से डेमोस्ट्रेट करते हैं उस प्रोडक्ट को, कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब। उसके बाद है सेलिंग थ्रू इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मतलब इनडायरेक्ट सेलिंग या इनडायरेक्ट चैनल। इसमें क्या होता है, जो होलसेलर और रिटेलर है ना वो प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब चैनल वहाँ पे बेचता है, उसके बाद रिटेलर से जाके कंज्यूमर ले लेता है प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट चैनल या तो सेल थ्रू इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन होंगे इसमें, होलसेलर एंड द रिटेलर। उसके बाद है ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो चैनल है ना उसने किसी और कंपनी को प्रोडक्ट है ना हाई अमाउंट में सेल की। सही है। फिर वो कंपनी रीसेल करेगी उस प्रोडक्ट को, तो इसको कहते हैं ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल एक मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना उसके पास मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मतलब टेबलेट्स या क्या वो बना सकती है, तो दूसरी कंपनी उसको क्या करेगी, ऑर्डर देगी, टारगेट देगी कि मुझे इतने अमाउंट में ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे अपने कंपनी के नाम से सेल करनी है। तो वो जो फर्स्ट कंपनी है ना वो उसको बना के दे देगी, फिर वो रीसेल करेगी। सही, अपने ही नाम से, तो उसको हम लोग ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। उसके बाद है रिवर्स चैनल। रिवर्स चैनल में क्या होता है, कंज्यूमर से जो प्रोडक्ट है ना बेच जाएगी बेनिफिशियर्स के पास, तो जो रिवर्स चैनल है ना वो डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर थ्री चैनल। सही है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। अब जो डायरेक्ट चैनल है ना उसमें क्या होगा,
डायरेक्ट जो पर्सन है ना प्रेजेंटेट करेगा, डेमोस्ट्रेट करेगा प्रोडक्ट को, सेल करेगा प्रोडक्ट को या सर्विस टू द कस्टमर इन देयर होम एंड देयर जॉब प्लेस, मतलब जहाँ वो काम करते हैं या जहाँ रहते हैं ना उस प्लेस पे जाके वो उसे देगा और उस प्रोडक्ट के बारे में डेमोस्ट्रेट करेगा उसको। कंज्यूमर बेनिफिट फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग बिकॉज कन्वीनियंट होगा ना, उसको डायरेक्ट अपने घर पे मिल रहा है सर्विसेज। इट मतलब फिर वो उसे बेनिफिट्स भी देते हैं, थोड़ा मतलब अमाउंट, कुछ अमाउंट का बेनिफिट भी देते हैं उसे, थोड़ा मतलब कि क्या कहते हैं प्रॉफिट देते हैं, तो बेनिफिशियल होगा। इंक्लूडिंग पर्सनल डेमोस्ट्रेटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, होम डिलीवरी एंड द जेन्युइन सेटिस्फिकेशन ऑफ द गारंटी। मतलब जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली ले रहा है उससे, तो उसको मतलब गारंटी होगी ना वाकई ये प्रोडक्ट अच्छी है, मैंने खुद देख के ली है। उसके बाद आ जाते हैं इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में क्या होगा, एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा। क्या होगा, जिसको हम होल सेलर या रिटेलर कहेंगे, वो क्या करेगा प्रोडक्ट को अवेलेबल करेगा टू द कस्टमर, तो इससे कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में क्या होगा, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर होगा और एक एजेंसी होगी, मतलब एक एजेंट होगा जो कि कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट देगा। एजेंट कौन सा हो सकता है, होल सेलर हो सकता है और रिटेलर हो सकता है। When there are many small manufacturer and many small retailer and an agent is used to help coordinate a large supply of the product। जब छोटे छोटे रिटेलर्स वगैरह होंगे या स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी, तो उसमें क्या होगा, जो रिटेलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि वो आपको कोऑर्डिनेट कर सके। उसके बाद है ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन एज आई सेड कि एक मतलब फार्मा कंपनी ने मतलब फार्मा कंपनी को एक ऑर्डर दिया कि आप इस प्रोडक्ट को बनाओ, लेकिन इसको सेल करेंगे हम अपनी कंपनी, मतलब अपनी कंपनी के नाम से, एक आपको टारगेट मिला है। ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब अ वाइड वैरायटी ऑफ द मार्केटिंग अरेंजमेंट बाय विच द मैन्युफैक्चरर और होल सेलर यूज़ मोर देन वन चैनल, मतलब इसमें एक से ज़्यादा चैनल्स यूज़ होते हैं टू रीच द, मतलब जो प्रोडक्ट है ना टू द एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन होगा, कंज्यूमर। अब आपकी कंपनी ने बनाई, एक चैनल ने क्या किया, उसको दूसरी कंपनी के पास लेके गया जिसने टारगेट दिया था, फिर जो उसका चैनल होगा ना वो जाके कंज्यूमर को देगा कि मतलब प्रोडक्ट यूज़ करें। दे मे सेल डायरेक्टली टू द एंड यूज़र एज वेल एज सेल टू द अदर कंपनीज फॉर द रीसेल, या डायरेक्ट एंड यूज़र को भी कर सकता है और दूसरी कंपनीज को भी दे सकता है फॉर द रीसेल। यूजिंग 2 और मोर चैनल टू अट्रैक्ट द सेम टारगेट मार्केट, मतलब वही टारगेट मार्केट वो सेम अट्रैक्ट हो सकती है, तो इससे क्या होगा, चैनल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकते हैं। अब उसके बाद है रिवर्स चैनल। रिवर्स चैनल में क्या होगा, कंज्यूमर से प्रोडक्ट बैक फ्लो होगी। ऑल द प्रीवियस चैनल फॉर्मेट फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द इंटरमीडिएट, मतलब अगर कोई इंटरमीडिएट है या तो टू द कंज्यूमर। टेक्नोलॉजी हाउ एवर हैज़ मेड एन अदर फ्लो पॉसिबिलिटी, दिस वन गोज इन अ रिवर्स डायरेक्शन। कैसे, फ्रॉम द कंज्यूमर टू द इंटरमीडिएट और टू द बेनिफिशियर। अब क्या होगा, इसमें जो बेनिफिट्स देते हैं ना प्रोडक्ट वहाँ जाएगी, तो ये ट्रेडिशनल जो आपके 3 सिस्टम है ना उससे डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जिसको हम लोग कह रहे हैं बेनिफिशियरी। इन द रिवर्स फ्लो यू फाइंड अ प्रोड्यूसर, यू विल ओनली फाइंड अ यूज़र, और आपको प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा, एक यूज़र मिलेगा और द बेनिफिशियर मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस है फ्रॉम 3 अदर ट्रेडिशनल्स। अब क्या, इसमें 2 मतलब कि जो है ना, अब जो आप चैनल वगैरह है इसमें 2 और चीज़ें यूज़ होती हैं, एक एडवर्टाइजमेंट और द प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये एक फॉर्म की कम्युनिकेशन है फॉर द मार्केटिंग, मतलब ये मतलब कि इनकरेज करेगा आपके प्रोडक्ट को और न्यू ओपिनियन देगा। तो क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट जैसे हम लोग देते हैं ना, अगर कोई न्यू चीज़ आई तो उसकी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो इससे क्या होता है, अवेयरनेस होती है, लोगों को पता चलता है कि ये न्यू प्रोडक्ट आई है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो ये एक कम्युनिकेशन का एक मतलब कि यू कैन से कि फॉर्म है कि कम्युनिकेट कर सकते हैं आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, आप अपनी प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है, कब बनी है, कब लॉन्च हुई, ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में आप इंक्लूड कर सकते हो। और दूसरी जो चीज़ है वो है प्रमोशन। प्रमोशन क्या होगा, आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन, मतलब आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करना। फॉर एग्जांपल अगर न्यू फार्मा
कोई प्रोडक्ट बनती है ना, तो फिजिशियन को हम लोग देते हैं कि हम ये प्रिस्क्राइब करो और आप मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करो। इससे क्या होता है, जब प्रोडक्ट प्रमोट होगी ना तो उसकी सेल बढ़ती है। सही है, सेल बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपकी जो कंपनी है ना उसको भी प्रॉफिट होगा। तो एडवर्टाइजमेंट मीन्स स्पीकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब स्प्रेडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना। द मेन पर्पज ऑफ एवरी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोमोट द सेल, मतलब सेल को प्रमोट करना। एन एक्टिविटी टूवर्ड्स सेल प्रमोशन मे बी कॉल्ड एज अ प्रमोशनल एक्टिविटी और एडवर्टाइजमेंट इज अ काइंड ऑफ द प्रमोशनल एक्टिविटी। अगर एडवर्टाइजमेंट की हम बात करें तो ये क्या है, एक प्रमोशनल एक्टिविटी है जो हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट। हम लोग कैसे एडवर्टाइज को मैनेज करते हैं। एक तो एडवर्टाइजमेंट टारगेट, आप टारगेट चूज़ करोगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्यों कर रहे हैं आप, उसके बाद बजट, आप जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है ना या आपका जो भी बजट होता है ना आप उसको डिवाइड कर देते हो, तो उसमें एक हिस्सा मतलब एडवर्टाइजमेंट का भी होता है। उसके बाद है डेवलपिंग, फिर स्ट्रेटजीज, उसके बाद है सिलेक्टिंग मीडिया, मतलब कहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट दोगे, और दूसरा है एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। तो चले एक एक करके इन सबको देखते हैं। एडवर्टाइजिंग जो टारगेट होगा ना वो कौन होगा, ऑडियंस होगी। ऑब्वियसली जो आपकी टारगेट होगी वो ऑडियंस होगी, जो आपसे मतलब कि जिसको पता चलेगा आपकी प्रोडक्ट है। अगर कोई कंपनी है तो वो आपको टारगेट मार्केटिंग के लिए कह सकती है, मतलब टारगेट दे सकती है कि इतना हमें चाहिए। समटाइम दिस टारगेट comprises the entire target marketing। कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट टारगेट दिया है ना तो आपको एक कंप्लीट बड़ा टारगेट मिल जाता है, या क्या होता है स्मॉल सब सेट्स मिल जाते हैं फॉर द टारगेट मार्केटिंग। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट के? बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन हो बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। मतलब जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाई है तो वो क्या करेगा एडवर्टाइजमेंट में, वो बेसिक सारी चीज़ें ऐड कर देगा कि कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता हो, मतलब जो न्यू प्रिपरेशन बनी है ना उस प्रोडक्ट के बारे में पता हो। प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर द न्यू प्रोडक्ट क्रिएट, मतलब फिर उससे क्या होगा, अगर न्यू प्रोडक्ट की अवेयरनेस आएगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। उसके बाद फेसिंग द जो कंपटीशन होगा उसे भी फेस करना होगा, जो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट से सिमिलर अगर किसी की प्रोडक्ट है तो कंपटीशन बढ़ेगा। उसके बाद है क्रिएटिंग एंड एनहांसिंग गुडविल, मतलब ये क्या है क्रिएट करेगा गुडविल को। इन्फॉर्मिंग द चेंज, अगर कोई भी चेंज आया आपके प्रोडक्ट में तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में ये चेंज आया, इसकी पैकेजिंग चेंज हुई है, क्या चेंज हुआ है, ये सब एडवर्टाइजमेंट से पता चल जाएगा। उसके बाद है न्यूट्रलाइजिंग द कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजमेंट, मतलब आप इतनी इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करते हो तो उससे क्या होगा, जो आपकी कॉम्पिटिटर की एडवर्टाइजमेंट है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट बजट। आप जो टोटल बजट होता है ना उसमें उसको आप ना डिवाइड कर देते हो एलोकेटेड अमंग मार्केटिंग, ब्रांड्स और मीडिया में। अंडर दिस सिस्टम ब्रांड मतलब जब ब्रांड आप कोई इंट्रोड्यूस करते हो ना तो आपको बजट ज़्यादा मिलता है या फंड ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेच्योर। अब जब मेच्योर हो जाती है ना स्टेज पे आपको फ़ंड कम मिलते हैं, लेकिन जब आप मतलब कि मतलब जब कोई सी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हो ना उसके फंड ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द वो प्रोडक्ट मेच्योर हो जाए। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज। उसमें क्या होगा, पहले आप सिलेक्ट करोगे अपील, सही है। उसके बाद क्या होगा, अपील सिलेक्ट की, फॉर्मुलेट करोगे उसके मतलब जो आपने टारगेट बनाए, जो अपील किए आपने जिस मतलब एडवर्टाइज के लिए। उसके बाद क्या करेंगे आप उसके कॉन्सेप्ट है ना वो एड में डाल देंगे, सही है। फॉर्मुलेट द एड कॉन्सेप्ट, मतलब आप फॉर्मुलेट करोगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप एडवर्टाइजमेंट में दे रहे हो, तो आप उस एड के फिर उसके एलिमेंट्स क्या क्या आप मतलब बना रहे हो। उसके बाद क्या होगा, प्रोवाइड टेक्निकल डायरेक्शन एंड द प्रोडक्शन। आप फिर टेक्निकल डायरेक्शन या प्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, इतनी अमाउंट में प्रोड्यूस हुई है, ये कब प्रोड्यूस हुई, ये सारी चीज़ें।
उसके बाद है एडवर्टाइजिंग मीडियम, मतलब जहाँ पे आप एडवर्टाइज दे रहे हो वो क्या हो सकती है, टेलीविज़न हो सकता है, मैगज़ीन हो सकती है, न्यूज़पेपर वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिवनेस, मतलब कितना इफ़ेक्टिव आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो। गुड प्लानिंग, आप अच्छे से प्लान करोगे, उसे कंट्रोल करोगे तो अच्छे से मतलब एडवर्टाइज दे सकते हो। तो आपकी जो एडवर्टाइजिंग है ना वो डिपेंड करती है मेजर ऑफ द एडवर्टाइजिंग इफ़ेक्टिवनेस, मतलब आपकी एडवर्टाइजिंग कितनी इफ़ेक्टिव है, कैसे इफ़ेक्टिव होगी। पहले आपने प्लान किया है गुड को, उसके बाद क्या है उसको कंट्रोल किया है, तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो मतलब एक रेगुलेटेड हो जाएगी तो इफ़ेक्टिव रहेगी। Advisor should try to measure the communication effect of an ad that is potential effect on awareness, मतलब जो आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो ना उसमें अवेयरनेस ज़्यादा हो। जब अवेयरनेस ज़्यादा होगी तो जो आपकी प्रोडक्ट है ना उसका प्रमोशन होगा, नॉलेज मिलेगी, लोगों में अवेयरनेस होगी कि हाँ वाकई ये प्रोडक्ट इस चीज़ के लिए भी यूज़ होती है, इसके ये बेनिफिट्स हैं। तो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। कम्युनिकेशन इफेक्ट रिसर्च सी टू डिटरमाइन वेदर एन एड इज़ कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, मतलब जो आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो आप देखो कि वो कम्युनिकेट करती है इफेक्टिवली, मतलब वो इतनी बेनिफिशियल रहती है पब्लिक के लिए। प्रमोशन क्या होता है, या तो डायरेक्टली आप प्रमोट करते हो या इनडायरेक्टली, वो आपकी जो कंज्यूमर मतलब जो टारगेट कंज्यूमर है ना उसको इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट मतलब कि अच्छी है, प्रमोट हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रमोट हो रही है, यूज़ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो सेल प्रमोशन एक्टिविटी ऑल्सो एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट प्रमोट हो रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब उसकी रेटिंग जो है ना वो हाई रहेगी। उसके बाद है सेल प्रमोशन मेथड्स क्या होते हैं, अगर आपकी जो मतलब टूल्स कौन से मेथड्स है इसमें क्या होता है, पहले तो आपको प्रोग्राम बनाना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसे कंट्रोल करना है, फिर एवेल्यूएट करना है रिजल्ट्स कि जो आपने प्रोग्राम बनाया था प्रमोशन का वो कैसा रहा। सही है, आप कैसे मतलब कौन से टूल होते हैं प्रमोट करने के लिए। एक तो आपने जो प्रोडक्ट बनाए उसके सैम्पल्स दें, सही सैम्पल्स देंगे, जब बंदे यूज़ करेंगे तो उनको पता चलेगा वाकई ये इफ़ेक्टिव है। दूसरा क्या है, कैश रिफ़ंड, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो पैसे वापस, अगर ये ऑफर्स देती हैं तब भी प्रोडक्ट है ना उसकी प्रमोशन होगी। फ्री ट्रायल्स दें उसे, गेमिंग्स वगैरह दें, उसके साथ कोई प्राइज़ रख दें, तो इससे क्या होगा आपकी प्रोडक्ट प्रमोट होगी। और प्रोडक्ट वारंटी, मतलब आप प्रोडक्ट की वारंटी भी लेते हैं, तो उससे क्या होगा आपकी ये सारे मेथड हैं कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। उसके बाद है सेलमैनशिप क्या होता है, ये एक आर्ट है किसी भी चीज़ को सेल करने की, मतलब बेचने की। अगर इफ़ेक्टिवली आपके जो मतलब सेलर है ना वो बायर से डील करता है तो क्या होगा आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा है ना वो यूज़ होगी, वो यूटिलाइज होगी और फिर डिमांड बढ़ेगी। तो इसमें क्या होता है, जो सेलमैनशिप है ना वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी प्रोडक्ट के सेल को। सेलमैनशिप इज़ एन आर्ट सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द सेलर टू द बायर, मतलब सेलर से बायर तक जो सेल हुई उसे हम लोग सेलमैनशिप कहते हैं। इट इज़ सेलर इनिशिएटिव इफेक्ट दैट प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव बायर विद द मतलब जो बाय कर रहा है प्रोडक्ट उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे कि ये इसको चीज़ को बाय करो, इसको मतलब कि मतलब फेवर करते हैं कि इस चीज़ को बाय करो, मतलब बाइंग को फेवर करते हैं। जब वो चीज़ खरीदी जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। सेलर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसे प्रमोट कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, सेलमैनशिप इज़ एन आर्ट, पर्सनल सर्विस, आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग, मतलब जो कस्टमर है ना उसको अट्रैक्ट करते हैं। सही है, आर्ट ऑफ मतलब जो कस्टमर की नीड्स है ना उसको मतलब जो डिज़ायर्स है उसको नीड्स में कन्वर्ट करता है, मतलब उससे नेसेसरी करता है कि जो डिमांड्स है ना उसे आप फुलफिल करें। सही है, एक आर्ट है जो कि क्या करेगी, अट्रैक्ट करती है कस्टमर को, उसकी डिज़ायर को कन्वर्ट कर देगी उसकी नेसेसिटी में। उसके बाद बायर कॉन्फिडेंस, मतलब जब आप
उसको अच्छे से कोई सेलमैन उसको सही से मतलब प्रोडक्ट के बारे में बता रहे तो ऑब्वियसली उस बायर के अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट ले सकता हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल रहेगी। कंज्यूमर उससे क्या होगा, सेटिस्फाइड रहेगा। मतलब उसे जब उसके बारे में यूज़ मतलब इम्पोर्टेंस पता चलेगी इस प्रोडक्ट की तो वो सेटिस्फाइड रहेगा और प्रोडक्ट लेगा भी। सर्विस फॉर द प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर म्यूचुअल बेनिफिट्स, मतलब सबको म्यूचुअल बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप बता रहे हो मतलब किसी को दे रहे हो, उसके साथ उसे प्रॉफिट भी दे रहे हो, कुछ प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसे भी मतलब कि फ़ायदा होगा और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसे भी फ़ायदा होगा, जो प्रोड्यूसर है उसे भी। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द सेलमैनशिप सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होती प्रोड्यूसर के लिए, ये सबको बेनिफिट्स देगी। अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है। तो अगर आप थोड़ा भी बजट उसमें डालते हो तो उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलती है। तो जो प्रोडक्ट्स मतलब ज़्यादा बनती है ना, तो उससे क्या होगा, सिर्फ फ़ायदा प्रोड्यूसर को नहीं होता, कंज्यूमर को भी होगा, सेलमैन को भी होगा, सोसाइटी को भी होगा और टू द गवर्नमेंट भी होगा। मतलब जो प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बन रही है ना, तो उस पर जो पैसा यूटिलाइज़ हो रहा है ना वो कम होता है, सही है, उसकी इतनी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। तो कम कॉस्ट होगी तो कंज्यूमर भी इजीली लेगा, सेलमैन को भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसको जो प्रॉफिट मिला है वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, जो सेलमैनशिप है ना उससे सबको प्रॉफिट मिलता है, किसी एक बंदे को फ़ायदा नहीं हो रहा, सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब स्कोप क्या होता है, मतलब सेलमैन ट्रांसपोर्ट करेगा, रिपेयरिंग में इन्वॉल्व होगा, टीचिंग में बताएगा कि क्या है क्या नहीं, प्रिंटिंग में मतलब अगर जो सेलमैन है ना वो किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ में उसको सेल करा है प्रोडक्ट को तो उसे प्रिंट करना, बैंकिंग करना, लीगल इश्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, मेडिसन में इन्वॉल्व होगा और इंश्योरेंस में। अब वो क्या होगा, एडवांटेजेस ऑफ द सेलमैन क्या करेगा, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, जो पुलिंग अप होती है ना, मतलब अब प्रोडक्ट है ना, अब किसी ने प्रोडक्ट ले ली, उसे यूज़ करना नहीं आ रहा तो वाकई वो तो प्रोडक्ट वापस करेगा ना, भाई मुझे यूज़ नहीं करना आ रहा। जब सेल्समैनशिप है ना उसको क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, मतलब वो अच्छे से बताएगी कि प्रोडक्ट किस लिए यूज़ होती है, कैसे यूज़ होगी, तो जो स्टॉक है ना वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेल्समैनशिप हेल्प इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर द गुड, जो गुड्स की है ना डिमांड बढ़ाती है, सही है, अच्छे से सेल हुई, उसकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बेनिफिट्स भी बढ़ेंगे फॉर द सोसाइटी, कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर एज वेल। इट इज़ द बेस्ट मीन ऑफ द टू वे कम्युनिकेशन, कंज्यूमर की जो भी मतलब कि डिमांड से वो जाके प्रोड्यूसर को बताएगा, फिर प्रोड्यूसर उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट्स बनाएगा, तो इससे क्या होगा, ये टू वे कम्युनिकेशन है बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर। इंक्रीज इन द सेल हेल्प इन इंक्रीज द प्रॉफिट बढ़ेगा, इंक्रीज सेल इंड्यूस बिजनेस एक्टिविटीज़ विच मोर प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऑब्वियसली जो सेल बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, सही है, तो इससे कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, मतलब जो अनएम्प्लॉयड होंगे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा। कंज्यूमर आर बेनिफिशियल एज द सेलमैन प्रोवाइड देम ग्रेट डील ऑफ द यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, मतलब अब कंज्यूमर को कैसे उससे मतलब फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो मतलब एक चीज़ जब आपको आती है ना तो आपके लिए वो ईजी हो जाता है कि इसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, तो क्या होगा, सबके लिए बेनिफिशियल होती है। कैसे बेनिफिशियल होती है आपको इससे पता चल गया होगा। अब ये कि सेल्समैनशिप है ना उसकी मतलब कि लिमिटेशन क्या होती है, एक तो हाई कॉस्ट हो जाती है, मतलब एक बंदा जो सेल कर रहा है तो उसको भी तो आप दोगे ना चार्जेस, तो उसकी मतलब कॉस्ट होती है। सेल्समैनशिप अडॉप्ट द मेथड ऑफ प्रेशर सेलिंग, मतलब एक सेलिंग का प्रेशर रहेगा। उसके बाद क्या होगा, पर्सन एंड द कॉम्पिटिटर जो है ना सेल वो स्कैरी रहेंगे, मतलब इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही, तो मतलब डर भी पड़ता है। तो ये सारी क्या है, लिमिटेशन ऑफ द सेल्समैन है। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी।